महावीर प्रसाद द्विवेदी साहित्य की दृष्टि से बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं में, जैसे कविता में, जैसे गद्य साहित्य में, उपन्यास, कहानी, निबंध, पत्रिका संपादन, इन सब में भी अविस्मरणीय कार्य किया। संपादन कला के वो पुरोधा थे। हिंदी पत्रकारिता के अतीत पर, उद्भव पर, उसके इतिहास पर यदि दृष्टि डालें तो एक स्वर्णिम अक्षरों में जिस पत्रिका का नाम लिया जाता है, लिखा जाता है, वो सरस्वती पत्रिका है। सरस्वती ने भारतीय हिंदी समाज को, भारतीय नागरिकों को न केवल जागरूक किया, स्वातंत्र चेतना से जोड़ा, राष्ट्रीयता के बोध से जोड़ा, भारतीय गौरव गाथाओं से जोड़ा और वैश्विक अद्यतन अधुनातन जानकारियों, समस्याओं और चुनौतियों से भी जोड़ा। तो ऐसी महत्वपूर्ण पत्रिका का संपादन करना और उस पत्रिका में लेखन के लिए रचनाकारों को आमंत्रित करना, आह्वान करना, उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करना। यदि वो खड़ी बोली में नहीं लिख पा रहे थे और उनका अभ्यास ब्रज भाषा और अवधी भाषा में लेखन का था, तो उनका मनोबल बढ़ाना और यह कहना कि उनकी रचनाओं का संपादन करके उनके नाम से पत्रिका में प्रकाशित किया जाएगा। इसलिए आप धीरे धीरे भाषा के आधुनिकीकरण की दृष्टि से खड़ी बोली हिंदी को, देवनागरी लिपि को आत्मसात करें, अपनाएं, क्योंकि नए भारत का जो नव जागरण है उसके लिए यह अत्यंत आवश्यक था। वे हिंदी भाषा को व्याकरणिक समृद्धि प्रदान करने के पक्षधर थे, किंतु जन सामान्य की पठनीयता को दृष्टि में रखते हुए वे हिंदी को व्यावहारिक समृद्धि देना चाहते थे। यानी उनका मानना था कि हिंदी की लोकप्रियता को बढ़ाना है तो वो एक व्यावहारिक समृद्धि के साथ संभव हो सकता है। भाषाई अनुशासन की सशक्त सुदृढ़ आधारशिला उन्होंने रखी और खड़ी बोली प्रयोग अनुप्रयोग का एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन भी उन्होंने खड़ा कर दिया। शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में वो चाहते थे कि हिंदी का प्रयोग बढ़े, यानी अनुप्रयुक्त भाषा के रूप में खड़ी बोली हिंदी अपनी पहचान बनाए। वह केवल कविता कहानी तक सीमित न रहे, बल्कि अद्यतन अधुनातन वैश्विक समस्याओं, चुनौतियों को उस हिंदी में पिरोया जाए। रचनाकारों से आह्वान किया, हिंदी भाषा में कार्य करते हुए, लेखन शिक्षण देते हुए तथा व्याकरण सम्मत अनुशासित हिंदी के प्रयोग पर बल देते हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रथम आचार्य की उपाधि भी प्राप्त की। मध्यकाल में, भक्तिकाल और रीतिकाल में तो हमने देखा कि जो मार्ग प्रशस्त करता है रचनाकारों का, वो आचार्य कहलाता है। भारतीय काव्यशास्त्र की दृष्टि से देखें तो रीतिकाल के बहुत से कवि आचार्य कहलाए, लेकिन आधुनिक युग में, आधुनिक हिंदी साहित्य में यदि कोई प्रथम आचार्य कहलाए तो वो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। खड़ी बोली बनाम ब्रजभाषा की लोक स्वीकृति और सृजन धर्मिता, क्रिएटिविटी, इसके विषय में द्विवेदी जी खड़ी बोली के प्रबल समर्थक थे। द्विवेदी जी चाहते थे कि खड़ी बोली हिंदी अब धीरे धीरे विश्व के विषयों को आत्मसात करे, चुनौतियों को आत्मसात करे और अखिल भारतीय स्तर पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी विषयों, समस्याओं
इन सब को आत्मसात करते हुए उनकी अभिव्यक्ति करे। सरस्वती पत्रिका को उन्होंने खड़ी बोली की एक प्रबल प्रतिष्ठित पत्रिका बना दिया। उसे वो अपनी प्रतिष्ठा का विषय भी मानते थे। इसीलिए उनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन से खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास का सृजन भी हुआ। इस प्रिय प्रवास की रचना की प्रेरणा हो जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा विरचित महाकाव्यात्मक रचना है, क्योंकि द्विवेदी जी बार बार आह्वान कर रहे थे रचनाकारों का कि खड़ी बोली में लिखो। खड़ी बोली ही आधुनिक भारत के नवनिर्माण की आधारशिला बनेगी। विश्व के अद्यतन अधुनातन विषयों को आत्मसात करने की क्षमता हमें खड़ी बोली में पैदा करनी है। इसलिए प्रिय प्रवास जैसा अद्भुत और विलक्षण ग्रंथ द्विवेदी जी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद से लिखवाया। यही नहीं, उनकी नेतृत्व कला, नेतृत्व शक्ति का परिचय हमें साकेत के संदर्भ में भी मिलता है। प्रिय प्रवास जैसी महाकाव्यात्मक बृहत रचना के स्थापित कवि द्विवेदी जी की प्रेरणा से ही बन पाए। द्विवेदी जी को नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। देश प्रेम, समाज सुधार, राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण, अतीत का गौरव गान, भाषा का शोधन, साहित्य संपादन, समकालीन वैश्विक चिंतन, इतिहास चिंतन, भारतीय चिन्हों तथा प्रतीकों का अध्ययन मनन द्विवेदी जी ने एक तटस्थ समालोचक और समाज दृष्टा की तरह पूरी गंभीरता से किया था। द्विवेदी जी आत्मचिंतक थे, आत्म गौरव, आत्मदान आदि पर बल देते थे। वास्तव में भारतेंदु युगीन खड़ी बोली हिंदी को चलती भाषा के रूप में देखा जाता था, लेकिन द्विवेदी जी ने उसे मांझने संवारने का चुनौती भरा कार्य किया। उनके पास भाषाई नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी। पद्मलाल पन्नालाल बख्शी ने तो स्पष्ट लिखा कि मुझसे कोई अगर पूछे कि द्विवेदी जी ने क्या किया, मुझसे कोई अगर यह पूछे कि द्विवेदी जी ने यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया, तो मैं समग्र आधुनिक हिंदी साहित्य को दिखाकर कह सकता हूं कि यह सब उन्हीं की सेवा का फल है। वास्तव में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस युग में जिस प्रकार की कविताएं लिखी वो नितांत प्रासंगिक और राष्ट्रोपयोगी कविताएं थीं। उनकी कविताओं का विषय मनोरंजन, प्रशांत, श्रृंगार या निरूपण आदि नहीं था। वो समाज, संस्कृति, देश और स्वस्थ परंपरा इन्हीं को उद्घाटित करना चाहते थे और उन्हें इन्हीं की चिंता थी। इसलिए वो लिखते भी हैं, तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच, बैल राज महाराज बिना तुम्हारे हो जो हम दाना दाना को मोहताज। अगर बैल ना हो, खेत में खेती और हल चलाने का काम बैल ही करता है। तो ये भारत तो कृषि प्रधान देश रहा है। उसी बैल राज को याद करते हुए, उसके योगदान, उसके प्रदेय को नमन करते हुए वो कहते हैं, बिना तुम्हारे हो जो हम दाना दाना को मोहताज, तुम्हें खंड कर देते हैं जो महानिर्दयी जन सिरताज, धिक उनको उन पर हंसता है बुरी तरह यह सकल समाज। जो ऐसे बैलों को निष्क्रिय होने पर, अशक्त होने पर, वृद्ध होने पर मार देते हैं, उन्हें वो धिक्कार करते हैं। धिक उनको उन पर हंसता है बुरी तरह यह सकल समाज। ये जो कविता की सोच है, कविता की दृष्टि है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी को समाज के मनोविज्ञान को पढ़ने का गुण भी देती है। सन 1990 में 1890 में द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका में 1900 के बाद उन्होंने हे कविते शीर्षक से एक बहुचर्चित कविता लिखी।
हिंदी में विषय वैविध्य के अभाव में क्षोभ व्यक्त किया। हे कविते कहकर उन्होंने ये कहा कि कविता में वही पारंपरिक घिसे पिटे बार बार आवृत्ति दोष से युक्त विषय ये कब तक चलेगा। इसलिए उन्होंने ब्रजभाषा लेखन के स्थान पर खड़ी बोली हिंदी में समकालीन विश्व चिंता को ज्वलंत विषयों के रूप में लिखने के लिए प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया। रचनाकारों को समझाया कि अब वो श्रृंगार, भक्ति, प्रेम, चारण, प्रशस्ति, शास्त्र ये विषय अब बहुत हो चुके। अब कुछ नया, कुछ वैश्विक चिंता से जुड़ा हुआ ऐसा मुद्दा साहित्य का विषय बनना चाहिए। उनके रचनात्मक सारस्वत प्रयासों से इस युग को सुधार काल, गद्य काल ऐसे कई नामों से भी जाना गया। भाषाई क्रांति करते हुए उन्होंने कविता की भाषा, छंद, शैली, शिल्प इन सब के परिष्कार का आंदोलन खड़ा किया। वो समग्रता के साथ चिंतन करते थे। उन्हें कविता की भाषा के वैशिष्ट्य को भी उद्घाटित करना था, उसकी चिंता थी। कविता में छांदिक सौंदर्य, कविता की शैली और कविता की संरचना, बुनावट और शिल्प आदि को लेकर भी उन्होंने आंदोलन खड़ा किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने युगीन साहित्यकारों की कृतियों में भाषागत दोषों का निवारण किया, उन्हें संस्कारित किया, उनका संशोधन, संवर्धन, परिवर्धन किया। यह कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जिसका भाषा पर, युग पर, वैश्विक दृष्टि से युग चेतना पर अधिकार हो। रचनाकारों की भाषा को व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध किया। यदि कहीं खड़ी बोली हिंदी में लिखने का अभ्यास नहीं है, अशुद्धि हो रही है वर्तनी की, व्याकरण की, शब्द चयन की, तो उनको संवर्धित, संशोधित किया, सरल, सुबोध और रसानुकूल बनाया, विषयानुकूल बनाने पर भी बल दिया। उन्होंने साहित्य को जनजीवन के निकट लाने का काम किया, उनकी समस्याओं की अभिव्यक्ति का उपकरण बनाने पर बल दिया। यानी समाज में जो भी समस्या है उन समस्याओं के निदान का यदि कोई साधन बने, उपकरण बने, तो वो साहित्य बने। इसलिए वर्ण विषयों की नवीनता, विविधता, इस पर भी बल दिया और लिखा, यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन अब बहुत हो चुका। यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन अब बहुत हो चुका। न परकीयाओं पर अब प्रबंध लिखने की कोई आवश्यकता है और न स्वकीयाओं के गतागत की पहेली बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु, भिक्षुक और भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर तो कविता हो सकती है, लिखी जा सकती है। फिर हम वह जो भक्ति, वह जो प्रशस्ति है, वह जो शास्त्रीय चिंतन है, उस पर कब तक लिखते रहेंगे। इसलिए कविता ऐसी लिखी जाए जिससे उपदेश भी मिले, प्रेरणा भी मिले, मार्गदर्शन भी हो और मनोरंजन भी हो। द्विवेदी जी से प्रेरित होकर ही तो मैथिलीशरण गुप्त ने लिखा, केवल मनोरंजन ही ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता नामक एक निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित भी हुआ। उन्होंने कहा कि सीता को लेकर तो राम कथाएं खूब लिखी गईं। सीता का त्याग स्तुत्य है, वंदनीय है, लेकिन सीता को तो वन में भी पति का यानी प्रभु श्री राम का संसर्ग मिला, उनके साथ वो गई, वहां रहीं। लेकिन उर्मिला तो महल में भी सन्यासिनी बनकर रही, पति के बिना, लक्ष्मण के बिना। तो उर्मिला के विषय में जो उदासीनता है वो टूटनी चाहिए, वो हटनी चाहिए। ये एक निबंध लिखा और उसी से प्रेरित होकर मैथिलीशरण गुप्त ने साकेत नाम की रचना लिखी और उसकी नायिका उन्होंने उर्मिला को बनाया।
महावीर प्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्व ऐसा ही व्यक्तित्व था। वो युद्ध स्तर पर नए नए विषयों को लेकर काव्य और गद्य सृजन का मार्ग प्रशस्त करते थे। द्विवेदी जी ने पारंपरिक छंद, दोहा, चौपाई, सोरठा, घनाक्षरी, छप्पे और सवैया आदि के अतिरिक्त नए छंदों का भी प्रयोग किया, उस पर बल दिया। वे पुराने और पारंपरिक छंदों के विरोधी नहीं थे, किंतु नए नए छंद प्रयोगों की आवश्यकता पर विशेष बल वो देते रहे। परिणामतः गीतिका, हरिगीतिका ऐसे छंदों में भी काव्य सृजन होने लगा। द्विवेदी जी ने उपेक्षित प्राचीन और ऐतिहासिक पात्रों को रचना के केंद्र में रखने का आग्रह भी कवियों से, लेखकों से किया, यानी पुरा कथाओं पर, पुरा आख्यानों पर। तभी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो जो मार्ग प्रशस्त किए, उनका अनुसरण करते हुए मैथिलीशरण गुप्त ने बहुत से पुरा चरित्र, पुरा पात्र, उनको केंद्र में रखकर गद्य और पद्य रचनाओं का लेखन किया। द्विवेदी जी की इस प्रेरणा का सुपरिणाम था कि मैथिलीशरण गुप्त ने रामकथा परक महाकाव्यात्मक रचना साकेत में उर्मिला को मुख्य नायिका बनाया। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता लिखित लेख द्विवेदी जी के लेख ने गुप्त जी को बड़ा प्रभावित किया, प्रेरित किया, उत्साहित किया। परिणाम स्वरूप एक विलक्षण और श्रेष्ठ रचना हिंदी जगत को मिली, जिसका नाम है साकेत। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने मैथिलीशरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, लोचन प्रसाद पांडे, सियाराम शरण गुप्त, लीलाधर, लक्ष्मीधर वाजपेयी, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद राय, देवी प्रसाद पूर्ण, मुकुटधर पांडे, नाथुराम शंकर शर्मा, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, बालमुकुंद गुप्त, ऐसे न जाने कितने लब्ध प्रतिष्ठित कवियों को राष्ट्रीयता, सामाजिकता, मानवता, बौद्धिकता, नारी विषयक समस्या, नैतिकता और आदर्शवादिता आदि विषयों पर लिखने को प्रेरित भी किया, प्रोत्साहित भी किया। इस तरह काव्य रूपों के वैविध्य, छंद वैविध्य, भाषा परिष्कार आदि क्षेत्रों में द्विवेदी जी के नेतृत्व में अद्भुत सारस्वत यज्ञ संपन्न होता रहा। द्विवेदी जी ने राष्ट्रीयता की भावना पर प्रचुर मात्रा में बल दिया। उसी का विस्तार आगे छायावादी काव्य में हमें स्पष्ट रूप से बृहत स्तर पर दिखाई देता है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो बड़े चलो बड़े चलो। ये जो बोध है, इसका बीज वपन द्विवेदी युग में हो गया था। नई शिक्षा के प्रसार पर, पाश्चात्य साहित्य अध्ययन पर, स्वदेशी आंदोलन के प्रसार पर, इटली की स्वतंत्रता, रूस जापान युद्ध, जापान विजय, गांधी जी द्वारा चलाए गए जन जागृति आंदोलन, ऐसे अनेक विषयों पर द्विवेदी जी ने युगीन रचनाकारों को भी लिखने के लिए प्रेरित किया। आत्म बलिदान की प्रेरणा, सांप्रदायिक भेदभाव के त्याग का मूल मंत्र, ज्ञान विज्ञान के प्रति रुझान, शांति और संवेदना के विस्तार का संदेश और साथ ही राष्ट्रीय आदर्शों के अनुसरण की प्रेरणा, यह भी द्विवेदी जी द्वारा सभी युगीन साहित्यकारों को निरंतर दी जाती रही। द्विवेदी जी ने मातृभाषा की वंदना, सर्वस्व उत्सर्ग की भावना, भारतीय दर्शन, कलाओं, ज्ञान विज्ञान की स्वदेशी परंपराओं और समृद्ध भारतीय साहित्य संपदा, इनके उल्लेख और पुण्य स्मरण पर भी बार बार बल दिया। रचनाकारों को उन्मुख किया, मार्ग प्रशस्त किया, उनको भी याद दिलाया। जबकि सामाजिक प्रगति पर बल, रूढ़ परंपराओं, कुथाओं, कुप्रथाओं, कुरीतियों से मुक्ति की प्रेरणा, देश की विपन्नता के मूल कारणों को जानने समझने की जिज्ञासा, ये सब पर लेखन हेतु भी युगीन रचनाकारों को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रेरित किया। द्विवेदी जी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन किया, आह्वान किया, उस पर बल दिया। स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, अनमेल विवाह, इन समस्याओं से अवगत कराया। दहेज प्रथा, बाल विवाह, सामाजिक बाह्य आडंबर आदि के विरोध का स्वर, ये सब कुछ इस युग के प्रवर्तक कवि और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। द्विवेदी युग के साहित्य की विषय वस्तु में ये सब चीज़ें समाहित हुईं। सामाजिक विसंगतियों का बहिष्कार करने की प्रेरणा भी साहित्य आंदोलन के विषय बने। सरस्वती पत्रिका ने इन सभी मुद्दों को उजागर करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। वहीं यह युग था
जब कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि के इन सब में किसान आया, अनाथ आए, मजदूर आए, स्त्री आई, गरीब आया, जमींदारी प्रथा के अत्याचार भी अब स्थान पाने लगे। इसी साहित्य में देवी देवता, पौराणिक चरित्र अब सामान्य मानव के रूप में चित्रित होने लगे। मानव मात्र की समस्याओं को महत्व दिया जाने लगा। नर नारी की समानता, पीड़ितों के प्रति सहानुभूति, मानव सेवा का संकल्प, पतिव्रत धर्म, राजधर्म, उपदेश वृत्ति का प्राधान्य, आदर्शवादिता और बौद्धिकता, इनका बाहुल्य, नारी के प्रति श्रद्धा, उसके विभिन्न पूज्य रूपों पर लेखन, नारी की कर्तव्य निष्ठा, सेविका का रूप, गौरवशाली चरित्र की प्रतिष्ठा, भारतीय प्रकृति का रमणीय रूप, ग्राम देवता और उसकी सुंदरता आदि विषयों को भी साहित्यिक विषय प्रचुर मात्रा में, बड़ी संख्या में बनाया गया। द्विवेदी जी क्लिष्ट या दुरू हिंदी के पक्षधर नहीं थे। उन्होंने हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत के शब्दों से बोझिल हिंदी को भी स्वीकार नहीं किया। वो ये चाहते थे कि जन सामान्य में जो प्रचलित हैं, जो बोधगम्य हैं, जो लोकप्रिय शब्द हैं, उनका प्रयोग करें। विराम चिन्हों के प्रयोग की शिक्षा, कथ्य और वस्तु को अनुच्छेदबद्ध करने की आवश्यकता का बोध और प्रांतज शब्दों के स्थान पर व्यापक शब्दों के प्रयोग की वकालत द्विवेदी जी हमेशा करते रहे। वे अश्लील शब्दों के प्रयोग के घोर विरोधी थे। वे आचरण सम्मत भाषा के स्थान पर व्याकरण सम्मत भाषा के प्रयोग की चिंता करते थे। वास्तव में देश की आज़ादी के लिए द्विवेदी जी ने एक सशक्त समर्थ हिंदी तैयार करने का अपूर्व संकल्प पूरा किया था। हिंदी भाषा की उत्पत्ति नामक पुस्तक सन 1925 में लिखकर द्विवेदी जी ने हिंदी भाषा के इतिहास पर भी प्रामाणिकता से प्रकाश डाला। हिंदी भाषा के उद्भव, विकास को, उसका मूल्यांकन किया, उसकी समीक्षा की और हिंदी भाषा की उत्पत्ति नाम से 1925 में एक पुस्तक महत्वपूर्ण लिखी। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने और घोषित करवाने के लिए वे सदा तत्पर और संघर्षरत रहे। द्विवेदी जी हिंदी के संदर्भ में एक भाषा और एक लिपि, ऐसे आदर्श को लेकर कार्य करते रहे। वे हिंदी भाषा की उत्पत्ति ठेठ संस्कृत से नहीं मानते थे। वे प्राकृत से तथा अपभ्रंश से हिंदी का उद्भव मानते रहे। शब्दानुवाद के स्थान पर भावानुवाद, उसी को द्विवेदी जी श्रेष्ठ मानते थे। भावानुवाद पर ही बल देते हुए कुमार संभव के अनुवाद की भूमिका में उन्होंने लिखा भी, भाव ही प्रधान है, शब्द स्थापन गौण है। शब्दों का प्रयोग तो केवल भाव प्रकट करने के लिए ही किया जाता है। अतएव भाव प्रदर्शन अनुवाद की उत्तम, भाव प्रदर्शक अनुवाद ही उत्तम अनुवाद कहलाता है। द्विवेदी जी ने काव्य अनुवाद में तो पूरी जान फूंक दी। कहा जाता है कि काव्य अनुवाद के लिए अनुवादक का कवि होना अत्यंत आवश्यक है। द्विवेदी जी कवि हृदय भी थे और सशक्त समर्थ कवि की तरह उन्होंने अपनी अनुवाद कला और उसके द्वारा खड़ी बोली के स्वरूप की प्रांजलता को भी और मूल भाव की संप्रेषणीयता को भी, अर्थ की बोधगम्यता को भी जीवित रखने का प्रयत्न निष्ठापूर्वक किया। विषय को पाठकीय अपेक्षाओं के अनुसार संप्रेषणीय और बोधगम्य बनाए जाने के लिए द्विवेदी जी ने कहीं मूल के शब्दों को छोड़ा और कहीं अपनी तरफ से शब्दों को जोड़ा। लेकिन यह छोड़ना और जोड़ना सायास नहीं था। यह भाषा में प्रवाह पैदा करने के लिए, विषय की संप्रेषणीयता को सुनिश्चित करने के लिए, इस सब के लिए ये उपक्रम किए गए। कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य आकाश के वे दैदीप्यमान नक्षत्र महावीर प्रसाद द्विवेदी थे जो सदा चमकते रहेंगे। हिंदी भाषा और साहित्य के वे सशक्त समर्थ आधार स्तंभ भी थे। बहुआयामी नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा के वे धनी थे। रेलवे में नौकरी करने वाले द्विवेदी जी स्वाध्याय और लेखन के प्रति आजीवन समर्पित रहे। वे युग दृष्टा बने और युग सृष्टा भी बने। लगभग उसी समय की सभी प्रतिष्ठित साहित्यिक रचनाओं में, पत्रिकाओं में उनके लेख भी प्रकाशित होते रहे। ऐसे महान रचनाकार, सुधारक, उनको हम करबद्ध नमन करते हैं। उनके द्वारा किए गए उपकार के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। इस तरह मित्रों, महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी
साहित्य की दुनिया में, विशेष रूप से आधुनिक हिंदी साहित्य की दुनिया में एक ऐसे युग प्रवर्तक के रूप में हमारे बीच उपस्थित होते हैं जिन्होंने साहित्य और समाज के संबंध को निर्धारित किया, जिन्होंने साहित्य में मूल्यों की चिंता पर चिंतन किया, जिन्होंने साहित्य में यदि कल्पना का समावेश हो तो वह सृजनात्मक कल्पना हो, वायवी कल्पना ना हो, इस पर भी बल दिया। और इससे भी बड़ी बात ये कि वो अनेक साहित्यिक पत्रिकाओं में, सरस्वती के तो संपादक थे, लेकिन अन्य अनेक उस समय की प्रचलित प्रसिद्ध हिंदी पत्रिकाओं में वो स्वयं भी लिखते रहे। ऐसे महान रचनाकार के रूप में, समाज सुधारक के रूप में, ऐसे महान पत्रकार के रूप में द्विवेदी जी ने हिंदी जगत के लिए जो किया वह प्रणम्य है, वह स्तुत्य है, वह अविस्मरणीय है। एक अच्छी खासी नौकरी रेलवे में कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उनके मनोमस्तिष्क में साहित्य की सेवा का एक बीज डल चुका था और उसी बीज का उद्घाटन उनकी समस्त रचनाओं के अवलोकन के बाद हमें दिखाई देता है। इसलिए कह सकते हैं कि हिंदी के साहित्य आकाश में, अगर हिंदी का अपना कोई साहित्य का आकाश है तो उसमें एक दैदीप्यमान नक्षत्र की तरह महावीर प्रसाद द्विवेदी उपस्थित होते हैं। बात चाहे हिंदी भाषा की, खड़ी बोली हिंदी की, देवनागरी लिपि की हो, या साहित्य के विभिन्न आयामों की हो, युग सापेक्ष दृष्टि की हो, या वैश्विक संदर्भों को उद्घाटित करने की हो, सब में महावीर प्रसाद द्विवेदी लाजवाब हैं। उनका कोई सानी दिखाई नहीं देता। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।